वेलकम बैक टू डीपीआर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बच्चों, ये 10वां क्लास के 1.2 का क्वेश्चन नंबर हमें 4 बताना है और इस क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि यहाँ पर एसएफ लिखा हुआ है और इस एसएफ के कोष्ठ में दो संख्याएं दर्शाया गया है और इस संख्या का एसएफ क्या है, 9 है। तो हमें एलसीएम इस संख्या का ज्ञात करना है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, एचसीएफ हमेशा छोटा होता है और एलसीएम हमेशा बड़ा होता है। तो इस संख्या को किस तरह से इस क्वेश्चन को हल करते हैं, देखिए जो फॉर्मूला हमारे पास है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। दोनों संख्या कौन कौन संख्या हो सकता है, तो ये हमारा एक संख्या है और ये एक संख्या है 306 गुने 657। एलसीएम के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, तो एलसीएम के स्थान पर एलसीएम लिखेंगे। एचसीएफ के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो हमारा 9 दे दिया है, ये हमारा एचसीएफ है। अब ये संख्या हमेशा बराबर की एक तरफ ले जाना होता है। इस संख्या को गुना में है तो इस तरफ आएगा तो हमें भाग लग जाएगा। 306 गुने 657 बटा में 9, ये हमारा होगा एलसीएम। इस 9 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, कोई भी संख्या हो उन संख्याओं का अगर योग हमें पता हो, 3 जोड़ 0 जोड़ 6, उनके सारे अंकों को जोड़ लेते हैं और इनका जोड़ 9 होगा और 9 से अगर डिवाइड करना है, अगर ये कट गया तो समझिए कि हमें 306 9 से डिवाइड पूरा हो जाएगा। तो ये 9 से डिवाइड होगा, कितने बार में डिवाइड होगा, तो 9 के भाग दीजिए, 9 या 27, 3 हासिल होगा, 9 चौका 36। इस प्रकार से हमें 34 बार में कट जाएगा। एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 34 गुने 657। एलसीएम बराबर इसको गुना करना होगा, 657 गुना 34। इस पर विचार कीजिए, 4 7 28 की 8 हासिल 2, 5 चौका 20 2 22 हासिल 2, 6 चौका 24 2 26, 3 7 21 हासिल 2, 3 5 15 2 17 के 7 हासिल 1, 3 4 18 1 19, 8 2 1 3 7 6 13 3 हासिल 1, 9 2 11 के 12 के 2 हासिल 1 1 1 2, कितना होगा 2 2 3 3 8 22,338। ये हमारा संख्या आ गया, ये हमारा अंतिम एलसीएम होगा। अब विचार कीजिए कि अभी हम स्टार्टिंग में आपको क्या बोले थे, बोले होंगे कि कभी भी एलसीएम जो होता है इन दोनों संख्याओं से ये एलसीएम बड़ा होगा और इन दोनों संख्याओं से एचसीएफ क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, जो कि हमारा संख्या बड़ा हो गया। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एलसीएम सही है या गलत है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से हमको करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन की जांच कीजिए, जांचना है कि ये n एक प्राकृत संख्या है और संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। सबसे पहले कि इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। कह रहा है कि ये जो 6 के पावर n है, ये 6 के पावर n प्राकृत संख्या है। 6 के पावर जब n करेंगे मतलब n के स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक रखेंगे तो कोई ना कोई अंक हमें 0 आता है कि नहीं, उसके अंतिम अंक। जैसे हम इसको समझते हैं कि 6 के पावर 1 रख दें तो 6 होगा, इसी में अंतिम अंक 6 आ गया। 6 के पावर 2 है, 6 गुने 6 बराबर 36, इसी में अंतिम अंक 6 आ गया। 6 के पावर 3, 6 गुने 6 216, इसका अंतिम अंक 6 आ गया। हमें अंतिम अंक शून्य अगर आ रहा है कि नहीं, बस इसी बात को जांच करना है, बताना है हमको कि अंतिम अंक 0 कब होगा कि नहीं होगा। आप विचार कीजिए कि कोई भी संख्या में जो 0 होते हैं, जैसे मान लेते हैं 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 100 है, इन सारे संख्याओं के अंत में 0 है।
अगर 0 है तो इसका फैक्टर क्या होगा 2 गुने 5। इसको अगर फैक्टर कीजिएगा, तोड़िएगा तो विचार कीजिए कि इसमें क्या होगा 2 गुने 10 ना। इसको करेंगे तो क्या होगा 3 गुने 10, इसको करेंगे तो 4 गुने 10, इसको करेंगे तो 10 गुने 10। मतलब जो भी संख्या के अंक में 0 है वो संख्या हमेशा किस रूप में है, तो 10 के गुणज के रूप में है। और 10 का जो फैक्टर होता है वो किस रूप में होता है, तो 2 गुने 5 के रूप में होता है। अगर कोई दिए गए संख्या 2 गुने 5 के रूप में है तो समझिए कि इस संख्या का अंतिम अंक 0 होगा, अन्यथा नहीं होगा। आप बता सकते हैं कि 6 के पावर n जो दिया है इसका अंतिम अंक 0 होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि अभी बताए हैं कि 10 का फैक्टर 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में होता है, जबकि 6 2 गुने 5 के रूप में नहीं होगा। इसी संख्या को हमको दर्शाना है या लिखना है, किस प्रकार से इस संख्याओं को या क्वेश्चन को लिखते हैं, थोड़ा सा देखिए। क्या कहेंगे हम कि माना कि a बराबर 6 के पावर n, जहां n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। ये 6 के पावर जो n है उसी को हम लोग एक संख्या मान लेते हैं। अब उस संख्या को हम a बराबर इस संख्या को फैक्टर कर लेते हैं। जैसे 6 को फैक्टर करेंगे तो 2 से 3 बार में 2 गुने 3 के पावर n कर देंगे। a बराबर कभी भी गुणज के रूप में अगर n पावर में है तो हम उसको अलग अलग पावर के रूप में कर सकते हैं, जैसे 2 के पावर n और 3 के पावर n। ये हमारा n हो गया। आप विचार कीजिए हम क्या बोले कि अगर कोई भी संख्या 2 गुने 5 के रूप में होगा तो अभी उस संख्या के अंत में क्या होगा 0 होगा, लेकिन इस संख्या में 6 जो है इस संख्या में 2 गुने 3 के रूप में है। आप बताइए कि क्या उसके जैसा है, तो नहीं है। तो क्या इस संख्या के कितना भी पावर लिखेंगे क्या इस संख्या के अंतिम में 0 होगा, तो नहीं होगा। इस बात को लिखना होगा। किस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, देखिए थोड़ा सा लिखेंगे, वो सब रफ है, इसको हम एक रफ के रूप में उपयोग किए हैं। इसको हमको हमेशा रफ में ही समझना होगा, इसको समझाने के लिए रफ प्रयोग किए हैं। देखिए कि क्या लिखेंगे कि किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य होने के लिए 10 का गुणज होना होगा। दस का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में होता है, लेकिन दिए गए संख्या 6 के पावर n 2 गुने 5 के रूप में नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि 6 के पावर n का अंतिम अंक कभी भी शून्य नहीं होगा। ये हमारा
इस बात को, जो हम बात वहां समझाएं, इसी बात को यहाँ पर लिख दिया। इस रफ को आप मिटा सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, 6 क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि ये जो संख्या है, दो अलग अलग संख्या दिया गया है, ये एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में हमको अंतर समझना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या हम उसको कहते हैं जो एक से कटे और स्वयं से कटे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जबकि भाज्य संख्या को जानने के लिए एक से, स्वयं से और इन दोनों संख्याओं के दूसरे संख्या से भी कट सकता है। मतलब भाज्य संख्या को डिवीजन होने के लिए, भाग लगने के लिए दो संख्या, अधिकतम दो संख्या से भाग लगता है, जबकि भाज्य संख्या को भाग लगने के लिए, भाज्य संख्या को कटने के लिए हमेशा दो से अधिक संख्याओं से हमको भाग लगता है। हम इसी संख्या को अगर दर्शा दे कि ये दो संख्या से अधिक संख्याओं से भाग लगेगा तो कह सकते हैं कि ये क्या है, भाज्य संख्या है। किस प्रकार से लिखते हैं इस बात को समझिए। जैसे आप इसको हम संख्या के रूप में मान लेते हैं। माना कि a बराबर 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। यहां से यहां तक ध्यान दीजिएगा कि तीनों के तीनों संख्या गुना के रूप में है और ये संख्या जोड़ से अलग कर दिया गया है। ये एक अलग पद है और ये एक अलग पद है। पद क्या होता है सर? पद नहीं समझ पाते हैं कि क्या होता है। पद को समझिए कि कोई भी चर हो, जैसे x प्लस वाई माइनस जेड, इसमें ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है। जिस चर या अचर में जोड़ घटाव के रूप में अलग अलग हो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पद। इसमें कितने पद हैं? तो 3 पद। सर ये एक्स वाई जेड ये गुना के रूप में है आपस में, तो गुना हमेशा एक ही पद देता है, जबकि जोड़ घटाव जब लगा रहता है तो एक से अधिक पद का निर्माण करता है। इसमें हमारा एक पद है और इसमें हमारा 3 पद है। इस तरह से आप बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो भी संख्या गुना के रूप में हो वो हमारा एक पद है और इधर वाला जो संख्या है एक अलग पद है। दो पद यहाँ पर दर्शाया गया है और उस दोनों पद को हमको दिखाना है एक पद में बदल करके, या हमको दिखाना है को हमारे 2 से अधिक संख्याओं से भाग लगते हैं कि नहीं लगते। देखिए आप क्या करेंगे, हम इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, इसमें हम दोनों में से 13 को कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन के मतलब दोनों में जो मिलता जुलता है उसको बाहर कर लेते हैं। इसमें बचेगा क्या सर? तो 7 गुने 11, बीच में प्लस, इसमें 1 बचेगा। सर जब इस 13 को बाहर कर लिए, इस 13 को बाहर किए तो इसमें से 13 गायब, तो इस 13 को बाहर करेंगे तो ये भी 13 गायब, तो सर इसमें बचा कहाँ? विचार कीजिए कि कोई भी संख्या होता है तो वो हमेशा एक के गुना के रूप में होता है। जैसे 4 है तो 4 गुने 1, 5 है तो 5 गुने 1, अगर 10 है तो 10 गुने 1। ये हमेशा एक उसके साथ छिपा हुआ रहता है या गुना के रूप में होता है। तो इसमें सोचिए कि आप इसमें 13 गुने 1 के रूप में है, ये हम अपने से लिखे हैं क्योंकि संख्या क्या है, किसी भी संख्या से एक गुना के रूप में होता है। अब बताइए कि इसमें से 13 आ गया तो कौन सा बच्चा? 1 बच्चा। इसी एक को हम दर्शा दिए हैं। a बराबर 13, 11 7 77 प्लस 1, a बराबर 13 गुने 78। इस संख्या को 13 गुने 78 अब गुना 1 लिख सकते हैं। फिर वही बात कि सर एक इसमें क्यों लिखे? क्योंकि कोई भी संख्या हो उसमें हमेशा एक गुना के रूप में होता है, इसीलिए को दर्शा दिए। अब विचार कीजिए हम क्या भाज्य संख्याओं के बारे में बताए। तो वही भाज्य संख्या होता है जो 2 से अधिक संख्याओं से कटता है। ये 1 से भी कट जाएगा, 78 से भी कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा। जब भाग लगाएंगे तो ये तीनों संख्या से कट जाता है। इसका मतलब ये दिया गया संख्या
तीन तीन अंकों से भी भाज्य हो रहा है तो ये संख्या क्या होगा, हमेशा भाज्य के रूप में है। इसी बात को हमको लिखना है कि अतः दिए गए संख्या एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या के रूप में है। इसमें दो क्वेश्चन है, इस दो क्वेश्चन को समझते हैं कि किस तरह से ये हमारा दो क्वेश्चन, फिर उसी को इसी तरह से करना है। दूसरा क्वेश्चन जो मान लेंगे कि माना कि b बराबर 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, यहाँ से यहाँ तक के संख्या ये आपस में गुना है। उसी तरह से हम समझेंगे कि यहाँ पर भी दो पद है, दो पदों में से हम कॉमन हिस्सा को समझेंगे और इसमें कॉमन हिस्सा इसमें 5 है और इसमें भी 5 है। इस 5 को हम क्या लेते हैं, बाहर लेते हैं। बाहर का मतलब कॉमन हिस्सा को बाहर कर लेते हैं। क्या क्या बच गया, 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। सर इसमें क्या बचा, यहाँ पर देखिए दर्शाए हैं कि कोई भी संख्या एक के रूप में होता है, अगर इस संख्या को बाहर भी निकालिए तो कौन सा बचेगा, एक बचेगा। उसी तरह से आप इसमें समझिए कि ये 5 में 1 के गुना के रूप में है, इस 5 को बाहर निकाल लिए तो कौन सा बचा, एक बचा। b बराबर 5, 7 6 का 42, 42 दूनी 84 और 84 से 12 में गुना कर लीजिए, 84 और 12 में गुना, 2 चौके 8, 2 8 16 और 4 20 के 0 हासिल 2, 8 1 8, 8 2 10। यहाँ पर 1008 आ गया, प्लस में 1 आ गया। b बराबर 5 गुने 1009। इस संख्या को भी हम यहाँ पर एक गुना के रूप में लिख सकते हैं और हम कह सकते हैं इसी संख्या के जैसा कि यह भी एक प्रकार के क्या है, भाज्य संख्या है। क्योंकि भाज्य संख्या का परिभाषा होता है कि दो अंकों से ज्यादा अंकों से भाग लग जाए, ये 5 से भी भाग लगेगा, 1009 से भी भाग लगेगा, 1 से भी भाग लग जाएगा, तो समझिए कि ये क्या है, भाज्य संख्या। लिख दीजिए इसको, अतः b एक भाज्य संख्या का रूप है, भाज्य संख्या का रूप में है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 7 कहता है कि एक हमारा खेल का मैदान है जो वृत्ताकार पाथ के रूप में है। यहाँ पर लिखा है कि एक वृत्ताकार पाथ है, इस वृत्ताकार पाथ पर चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यहाँ पर एक चोटी वाली, एक बड़ी चोटी वाली सोनिया है और एक टिकधारी साहब है जिसका साहब का नाम है रवि, और इन साहब 12 मिनट में इस राउंड को यहाँ से स्टार्ट करके 12 मिनट में वापस यहीं पर आ जाते हैं। लेकिन सोनिया जी जो है, इस सोनिया जी 18 मिनट में इस राउंड को चक्कर लगाते हैं। ये सोनिया लड़की है, ध्यान दीजिएगा, और रवि हमारा लड़का है। मैन पावर। ये रवि जो है, रवि 12 मिनट में ही चक्कर लगा देते हैं, मतलब यहाँ से स्टार्ट करके 12 मिनट में यहाँ पहुंच जाते हैं। जबकि सोनिया जो है, सोनिया हमें 18 मिनट में चक्कर लगाती है। सोनिया ज्यादा मिनट लगाती है, सोनिया ये ज्यादा समय लेती है, मतलब सोनिया धीरे धीरे चक्कर लगाती है। और रवि जो है कम समय लेता है, जो कि वो जल्दी तेजी से चक्कर मार लेता है। आप थोड़ा सा समझिए कि ये जो चक्कर मार रहा है रवि के लिए, थोड़ा सा समझिए यहाँ पर कि रवि जो है, रवि चक्कर मार रहा है 12 मिनट में एक चक्कर, 24 मिनट में 2 चक्कर, 36 मिनट में 3 चक्कर। और सोनिया जो है ये कितना चक्कर मार रही है, तो 18 मिनट में 1 और 36 मिनट में 2। मतलब ये जो 36 मिनट में
36 मिनट में यहाँ से आएगी, यहाँ से 2 चक्कर सोनिया मारेगी, तो रवि हमारा कितने चक्कर हो जाएगा? 3 चक्कर। मतलब रवि का तीसरा चक्कर और सोनिया का दूसरा चक्कर वो आपस में क्या होगा? मिलन होगा। कहाँ पर मिलन होगा? यहाँ पर लोग आकर स्टार्टिंग अवस्था में आकर के बैठेंगे, बातचीत करेंगे, अपना मिलेंगे। उनका कंडीशन है कि भाई आप यहीं पर, हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पर हमको मिलना है। तो ये रवि 3 चक्कर में, सोनिया 2 चक्कर में। विचार कीजिए कि अगर 3 चक्कर मार रहे हैं तो इसको 36 मिनट, ये 2 चक्कर मार रहे हैं तो ये भी 36 मिनट। मतलब इन दोनों संख्याओं से हमें ज्यादा समय के बाद मिलन हो रहा है। ये हमारा संख्या 12 है और 18 मिनट है, और इन दोनों संख्याओं से अगर बड़ी संख्या होती है तो हम उसको कहते हैं एलसीएम, और छोटी संख्या होती है तो हम उसको कहते हैं एचसीएफ। विचार कीजिए कि इन दोनों संख्या से कभी भी इनका मिलन हो रहा है तो कितने पर मिलन हो रहा है? तो 36 मिनट पर मिलन हो रहा है, और 36 मिनट जो कि 12 से भी बड़ा है और 18 से भी बड़ा है। और जब भी दोनों संख्याओं से अगर बड़ी संख्या है हम उसी को कहते हैं एलसीएम, और दोनों संख्याओं से जब छोटी संख्या होगी उसी को कह देते हैं एचसीएफ। मिलन का जो समय है, मिलन का समय 36 मिनट पर मिलन हो रहा है। आप ही डिसाइड कीजिए कि इसमें एलसीएम होगा कि एचसीएफ होगा। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें हमारा दोनों संख्या से बड़ी संख्या पर मिलन हो रहा है, इसका मतलब हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। एलसीएम निकालेंगे। इन लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में हमको तय करना पड़ता है कि एलसीएम की एचसीएफ, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम एचसीएफ कहीं नहीं लिखा होता है और हमको अपने से समझना होता है, और वो समझने के जो तरीका है यहाँ पर आपको दर्शाया। देखिए अब हमको इसको एलसीएम एचसीएफ के रूप में किसी तरह से आप एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। चूंकि आप 10th क्लास में तबाज गुणनखंड के माध्यम से आप निकालिए। यहाँ पर किस तरह से हल करेंगे, इस संख्या को जो सोनिया चक्कर लगा रही है, इस 18 को फैक्टर कर लेते हैं 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। फिर 12 को फैक्टर कर लेते हैं 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। 18 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 और 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3। आप हमेशा विचार कीजिए कि एलसीएम क्या पढ़ते हैं और एचसीएफ क्या पढ़ते हैं। हम इसके पहले वाले वीडियो में एलसीएम एचसीएफ को स्पष्ट रूप से दर्शाए थे कि जो एचसीएफ होता है, जो मौसा होता है, मौसा के मतलब दोनों संख्याओं में मिलने वाला, ये दोनों संख्या में मिलने वाली संख्या को क्या कह देते हैं? मौसा। जो कि इस क्वेश्चन में हमको मौसा नहीं ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर? तो लौसा ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। और एलसीएम लेने का तरीका जो होता है, जो दोनों में मिल गया उन संख्याओं को पहले लेते हैं, और जो बच गया बारी बारी से, इस संख्या में क्या बच गया? 3, और इस संख्या में क्या बच गया? 2, तो हम इसको गुना कर लेते हैं। 3 गुने 2, और क्या हो गया हमारा लसा? 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, ये 36 हो गया। मतलब हम एक रफली बात किए हैं, रफ में चर्चा किए हैं कि दोनों का मिलन 36 मिनट में हुआ, और हमारा एलसीएम कितना आया सर? 36 आया। इसका मतलब हमको एलसीएम जो बताने का तरीका था वो सही है। इसी बात को हमको लिखना है। देखिए क्या लिखा है कि कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। हम अतः लिखेंगे कि अतः दोनों 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बच्चों ये हमारे 7 नंबर क्वेश्चन के साथ हमारा 1.2 कंप्लीट हो गया, और हम अगले वीडियो में 1.3 को ले आएंगे। तब तक आप अपने ख्याल रखिए और कमेंट और शेयर करते रहिए, ताकि हमारा हिम्मत बढ़ते रहे और हम आपको एक अच्छे से अच्छे पॉइंट को दर्शाते रहें, जो कि ये आपको हम समझते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। इस प्रकार के लैंग्वेज को हम समझते हैं। धन्यवाद।